स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ये वीडियो बहुत काम का होने वाला है क्योंकि बहुत कम टाइम में आप अपने 14 चैप्टर्स जो मैथ में सारे फॉर्मूले रिवाइज करने वाले हो। ठीक है, बस एक रिक्वेस्ट है, कॉपी पेन लेके बैठना जिससे कि मैंने जो मेहनत करी है वो काम आ जाए और आप बहुत अच्छे शॉर्ट नोट्स बना पाओ और अपने जल्दी जल्दी फॉर्मूले रिवाइज आप पेपर टाइम में कर पाओ। ठीक है, तो यार क्योंकि देखो मेहनत क्यों लगी मैं बता देता हूँ। वीडियो बनाने में जो मेहनत लगी वो ठीक है, ये मैंने सारी चीज़ लिखी है, आप खुद देख सकते हो। ये मैंने लिखा है, कोई पीपीटी यूज नहीं कर रहा हूँ कि कहीं से क्रॉप करके मैंने लगा दिया, वो काम करता। तो उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, इसमें बहुत सारी थ्योरी एक्स्ट्रा आ जाती है जो क्वेश्चन में भी हेल्प नहीं करती है, मतलब आपका एंड टाइम में टाइम बर्बाद करवाएगी। तो मैं टाइम सेव करने के लिए सारे चैप्टर्स में आप देखोगे मैंने बहुत शॉर्ट में जो काम का है उतना ही लिखा है। इसको लिखने में मुझे लग गए 2 से 3 घंटे। तो यार इसलिए मैं भी आपसे कहूँगा कि आप भी थोड़ी मेहनत कर लें, कॉपी पेन लेके बैठें तो आपका पूरे रिवाइज हो जाएंगे सारे फॉर्मूले। कितना बढ़िया लगेगा, कितनी अच्छी फीलिंग आएगी कि यार पूरी मैथ्स के अपने फॉर्मूले रिवाइज कर लिए एक बार में और आपने लिख भी लिए। फिर उसके बाद आप चैप्टर वाइज अपनी पढ़ाई कर सकते हो। क्लियर है? वीडियो को लाइक भी कर दो, इतना सब कुछ अच्छा हो रहा है तो ठीक है, लाइक जरूर कर देना, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। चलो सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 की, रियल नंबर। तो इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो है वो ये है कि दो नंबर अगर हमें गिवन है तो एचसीएफ और एलसीएम का जो मल्टीप्लाई है वो हमेशा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के इक्वल होता है। यानी जो भी 2 नंबर दे रखे हैं उनका जो प्रोडक्ट है वो हमेशा एचसीएफ इंटू एलसीएम के इक्वल होता है। एक और होता है कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर जो होता है वो हमेशा कंपोजिट नंबर होता है। जैसे मैं कहूँ 2 इंटू 4 कर दिया, ठीक है, या प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर है तो 2 इंटू 3 कर दिया मैंने, तो 2 भी एक प्राइम नंबर है, 3 भी एक प्राइम नंबर है, तो 6 जो आएगा वो हमारा क्या बन जाएगा, कंपोजिट नंबर। तो ये एक डेफिनेशन है जो कि यूज होती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो इसको याद रखना, ऐसे आप लिख लो। सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल हमारा काम का है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे देखते हैं, जिसमें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होगा। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है, ठीक है, x का कोफिशिएंट b और बाकी कांस्टेंट टर्म। तो अगर हमारे इस क्वाड्रेटिक के रूट्स हैं अल्फा बीटा, रूट्स बोलूं या जीरोस बोलूं, ठीक है, जीरोस बोलूं, और जीरोस क्या होते हैं, x की वो वैल्यू जिसपे पॉलिनोमियल का जो रिजल्ट है वो 0 के इक्वल आ जाए, ठीक है, उसको हम जीरोस बोलते हैं। तो अगर इस क्वाड्रेटिक के 2 जीरोस हैं अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए, ठीक है। फिर अगर मुझे 2 रूट्स पता है अल्फा बीटा या 2 जीरोस पता है मुझे अल्फा बीटा और मुझे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करनी है, मतलब मुझे क्वेश्चन में फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल करना है, तो फॉर्मूला है k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा हमारा हो गया सम ऑफ जीरोस और अल्फा इंटू बीटा हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, और ये k लगा देना, ठीक है। अगर क्वेश्चन में ये मेंशन हो फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो एक पूछा है तो k की वैल्यू उस केस में आप 1 ले लेना, अगर एक पॉलिनोमियल पूछा है, ठीक है, अदरवाइज आप k का यूज करना। तो ये हो गया पॉलिनोमियल का। नेक्स्ट आता है चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में एक तो हमें एक्स वाई निकालना आना चाहिए बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड, लेकिन फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला इसमें आता है कंसिस्टेंसी, यानी कि हमारे पास जो 2 लाइन है वो 2 लाइन को हम कैसे बता दें कि वो 2 लाइन इंटरसेक्टिंग है, ठीक है, या वो 2 लाइन ओवरलैप कर रही है एक के ऊपर एक इस तरीके से, ठीक है, या फिर 2 लाइन पैरेलल हैं, ठीक है, ये हम कैसे बता दें बिना ग्राफ बनाए, तो उसके लिए होता है कंसिस्टेंसी। तो सपोज करो पहली लाइन की इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और दूसरी है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो आप क्या करोगे, आप अगर चेक करोगे x की जो कोफिशिएंट है उनका डिवाइड और y का जो कोफिशिएंट है उसको डिवाइड करोगे, अगर ये इक्वल नहीं आया तो इसका मतलब इसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब लाइन हमारी क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी। भाई लाइन अगर हमारी इंटरसेक्टिंग होंगी तभी तो हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। तो यहां पे क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी इसमें। अब अगर हमारा सेकंड केस क्या है कि हमने x का रेशियो लिया, y के कोफिशिएंट का रेशियो लिया, कांस्टेंट टर्म का रेशियो लिया, अगर तीनों बराबर हैं तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलता है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब होता है एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन है, इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है। और इसमें क्या है कि जब एक के ऊपर एक लाइन है तो बहुत सारे पॉइंट मिलते हैं कॉमन, इसीलिए इसमें आते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। अब जब आपने रेशियो लिया a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2, तो ये दोनों तो इक्वल आ गए, लेकिन ये इक्वल नहीं है कांस्टेंट वाला, तो इसमें होता है नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन का मतलब होता है
कि हमारी दो लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल। पैरेलल होंगी तो वो कभी मीट नहीं करेंगी, और मीट नहीं करेंगी तो कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, इसलिए इसको बोलते हैं नो सॉल्यूशन। समझ में आ गया? तो ये दो लाइन अगर दे रखी है तो कंसिस्टेंसी हम ऐसे यूज करते हैं। फिर एक चीज मैं बता दूं कि आप इस वीडियो में सारे फॉर्मूले रिवाइज कर रहे हो। अब आपको क्या करना है, चैप्टर वाइज पढ़ना है। कैसे पढ़ना होता है चैप्टर वाइज? सबसे पहले आपको बेस्ट है, अगर आप एनसीईआरटी रिवाइज नहीं करना है, एनसीईआरटी बहुत बोरिंग सी लग रही है, तो भैया हर चैप्टर के मैंने वन शॉट वीडियो, 14 चैप्टर्स है ना, हर चैप्टर के वन शॉट बना रखे हैं। उसमें सारा जितना थ्योरी वाला पार्ट है सब कवर कर रखा है, और सारे क्वेश्चंस कवर कर रखे हैं अच्छे से, और बहुत कम टाइम है। 30 मिनट्स की ये सीरीज है, यानी हर चैप्टर 30 मिनट्स का है। बस ट्रिग्नोमेट्री और लीनियर इक्वेशन वो शायद 1.5 घंटे के आसपास है, अदरवाइज सारे चैप्टर्स 30 मिनट्स के आसपास वीडियो में कवर है। तो आप बहुत कम टाइम में सारे चैप्टर्स रिवाइज कर सकते हो, तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत हेल्पफुल है। इसकी लिंक, वीडियो की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। चलो, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां पे मैं आपको अपडेट करता रहता हूँ क्या वो कैसे पढ़ना है, कौन कौन सी सीरीज फॉलो करनी, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट हो जाता है। कई बार बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं कि यार कहाँ से करें, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में उसकी मिल जाएगी। चलो, अब आ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्वाड्रेटिक। तो जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, तो एक होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें बस क्या होता है, इक्वल टू जीरो होता है। एक चीज ध्यान रखना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होता है, ठीक है। अगर मुझे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्स की वैल्यू निकालनी, मतलब सॉल्व करना है, तो एक्स का फॉर्मूला क्या है, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ए बी सी क्या है पता ही है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, एक्स का कोफिशिएंट b है, कांस्टेंट टर्म c है, और जो बी स्क्वायर माइनस 4ac आपको जो रूट के अंदर दिखता है तो उसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स का मतलब यह है कि क्या हम बिना इक्वेशन को सॉल्व करें बता सकते हैं कि उसके रूट्स किस टाइप के आएंगे, तो उसका आंसर है यस, वो बताते हैं नेचर ऑफ रूट से। तो अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसे ये क्वाड्रेटिक है, तो आप इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड आउट कर लो। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो से बड़ा आया, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है अगर वो जीरो से बड़ा आया, तो हम डायरेक्ट कह पाएंगे कि उसके जो रूट्स होंगे वो रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब है डिफरेंट, डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है, डिफरेंट, ठीक है। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो आया, तो मैं कहूंगा रूट्स जो है वो रियल एंड इक्वल है। अगर मेरा बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो आ जाए, तो मैं कहूंगा नो रियल रूट्स, कोई रियल रूट इसमें नहीं है। और मैं बता दूं इस पे क्वेश्चन ज्यादा बनता है जब रूट्स कैसे हों, रियल एंड इक्वल, जिसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, इक्वल टू जीरो है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, जिसमें एक फिक्स पैटर्न होता है, एक कॉमन डिफरेंस होता है। जैसे कि मैं सीरीज ले दूं 3 5 7 9 11 डॉट डॉट डॉट, तो आप देख पा रहे हो इन नंबर्स में 2 का डिफरेंस चल रहा है। अगर मैं 3 में 2 ऐड कर दूं 5 आएगा, 5 में 2 ऐड करा 7, तो यहां पे कॉमन डिफरेंस है, इसी को बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो अगर मुझे कॉमन डिफरेंस निकालना हो, तो मैं सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म भी कर सकता हूं, या थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म भी कर सकता हूं, या फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। जैसे इसमें देख सकते हो, अगर मैं 5 माइनस 3 कर लूं तो भी 2 आ जाएगा, मैं 7 माइनस 5 कर दूं तब भी 2 आ जाएगा। मतलब हमें कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा अगर हम नंबर्स को माइनस कर लें। अगर मुझे मान लो ये बहुत सारे टर्म्स हैं, मुझे किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे नंबर पता करना है, जिसको बोलते हैं nth टर्म। क्या बोलते हैं, nth टर्म बोलते हैं, और इसका फॉर्मूला हो जाता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो d हमें पता है कॉमन डिफरेंस है, a हमारा फर्स्ट टर्म होता है, जैसे ये सीरीज है ना, तो जैसे यहाँ पे 3 5 7 है, तो ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये हमारा a हो गया। अब मुझे कौन सी पोजीशन पता करनी है, वो हमारा n है। मान लो मुझे 15th पोजीशन पता करनी है कि 15th पोजीशन पे कौन सा नंबर है। मान लो इसवी में अगर मुझे पता करना हो कि 15th पोजीशन पे कौन सा नंबर है, तो मैं क्या करूंगा, इस फॉर्मूले में a को पुट कर दूंगा 3, n को 15 पुट कर दूंगा, और डिफरेंस हमारा 2 है, डिफरेंस को 2 रख दूंगा तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है nth टर्म। अब कभी कभी किसी क्वेश्चन में क्या होता है, nth टर्म फ्रॉम एंड पूछ लेता है, यानी कि लास्ट से। मान लो यहां से सीरीज लास्ट हो रही है, यहां से पूछ ले, तो इसका फॉर्मूला क्या है, l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। अब थोड़ा आपको आइडिया लग चुका है, d हमारा है कॉमन डिफरेंस, l मतलब लास्ट टर्म जो भी होगा, n जो टर्म तुमसे पूछा जाए। मान लो तुमसे पूछा जा रहा है 5th टर्म फ्रॉम एंड, तो n क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास मान लो ये n नंबर्स हैं, मुझे इन सबको ऐड करना है, तो ऐड करने का फॉर्मूला है
ये हमारा सम ऑफ एन टर्म्स है। क्या है? सम ऑफ एन टर्म्स। तो इसका फॉर्मूला क्या है? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन हमारा वही नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, ए हमारा फर्स्ट टर्म, डी हमारा कॉमन डिफरेंस, या फिर कभी कभी ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज हो जाता है n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल। ठीक है, क्लियर चल रहा है? तो बस ये नोट कर लो, कितना बढ़िया तरीके से मैंने बना दिया है। ये देखो, समझ रहे हो कितना बढ़िया हमारे लिए है। कमेंट सेक्शन बताना कितना बढ़िया लग रहा है। बहुत मेहनत से बना, सही बता रहा हूँ, बहुत मेहनत करी है। अभी कितना टाइम हो रहा है? 3 बज रहा है अभी। ठीक है, और मैंने इसका प्लान किया था 12 बजे के आसपास के। इस वीडियो को मैं 12 बजे के आसपास प्लान कर रहा था कि जल्दी हो जाएगा, लेकिन जब मैं लिखना शुरू करा तो आप बताओ टाइम लग जाता है लिखने में। ठीक है, सजाना भी था थोड़ा सा, ठीक है, कि मैंने कहा आपको अच्छा दिखे। तो यार वीडियो का फीडबैक जरूर बताना कैसा लग रहा है आपको, समझ में आ रही सारी चीज़ें, मतलब रिवाइज हो रहे हैं सारे फॉर्मूले। चलो, अब कभी कभी क्या होगा ना, ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाएगा कि सम ऑफ 3 टर्म्स, ठीक है, इतना है, तो ये सम ऑफ 4 टर्म्स इतना है। तो उस केस में देखो, नॉर्मली हम एपी में क्या करते हैं, ऐसे टर्म्स लेते हैं कि फर्स्ट टर्म हमारा ए, फिर हम डिफरेंस को ऐड कर देते हैं ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2d, ऐसे चलता है हमारा। ठीक है, ऐसे चलता जाता है। नॉर्मली जो होता है एपी का जो पैटर्न है वो क्या है, पहले ए लिखा, फिर उसमें डिफरेंस ऐड हुआ तो ए प्लस डी, फिर डिफरेंस ऐड हुआ तो ए प्लस 2d, ऐसे चलता जाता है। लेकिन अगर कभी पर्टिकुलर 3 टर्म्स का कोई क्वेश्चन आ जाए तो उस केस में आप जो टर्म्स लेना वो लेना ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। और अगर 4 टर्म्स का आ जाए तो ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3d। ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्या है, तो ये नोट कर लोगे तो आप फिर बाद में रिवाइज करोगे। और मैं कहूँगा फॉर्मूले आपके रिवाइज एक बार आप लिख लो सारी चीज़ें, ठीक है, एक बार रिकॉल हो जाएंगी सारी चीज़ें। जब क्वेश्चंस करते हो तभी फॉर्मूले भी याद होना शुरू होते हैं अच्छे से। नेक्स्ट आता है हमारा चैप्टर ट्राइंगल। ट्राइंगल में हमारे 2 चीज़ें काम की, एक थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम को ही बीपीटी बोलते हैं, नहीं तो सोचो ये क्या आ गया, बीपीटी को ही हम थेल्स थ्योरम बोलते हैं। कई बार ऐसे ही आ जाता है थेल्स थ्योरम बताओ, और तुम कहते हो अरे पेपर आउट ऑफ सिलेबस है। ठीक है, तो अगर एक ट्राइंगल एबीसी है जिसमें डीई और बीसी पैरेलल है, तो थेल्स थ्योरम या बीपीटी थ्योरम से हम क्या लिखते हैं, एडी अपॉन डीबी, एई अपॉन ईसी, ये रेशियो आता है। ठीक है, कभी कभी हम ऐसा भी यूज कर लेते हैं, एडी अपॉन टोटल ले लेते हैं यहाँ पे, एडी अपॉन ए बी इक्वल टू, यहाँ पे भी फिर ए ई अपॉन ए सी रहेगा। क्या रहेगा, ए ई अपॉन ए सी। तो यहाँ पे भी हमें फिर इस तरीके से यूज करना है। बाकी 2 ट्राइंगल अगर सिमिलर हैं तो उनको हम किन किन क्राइटेरिया से सिमिलर कर सकते हैं, अगर तीनों साइड प्रोपोर्शनल हैं। प्रोपोर्शनल का मतलब है मेरा ए बी अपॉन डी ई, मतलब साइड प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि आपके साइड के रेशियो बराबर हो, यानी कि ए बी अपॉन डी ई, यानी ये साइड इसके रेशियो, बी सी अपॉन ई एफ, बी सी अपॉन ई एफ, और ए सी अपॉन डी एफ। अगर ये रेशियो इक्वल है तो मैं कह सकता हूं कि ट्राइंगल ए बी सी जो होगा वो सिमिलर ट्राइंगल होगा मेरा डी ई एफ के। ठीक है, क्या होगा, मेरा ए बी सी जो ट्राइंगल होगा वो सिमिलर ट्राइंगल होगा डी ई एफ के। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया? तो रेशियो होना चाहिए। ठीक है, एक क्राइटेरिया साइड एंगल साइड। अब मान लो ये 2 साइड के रेशियो हैं तो बीच का फिर एंगल इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो ये है साइड एंगल साइड। तो याद रखना सिमिलर में साइड के रेशियो बराबर होने चाहिए, लेंथ इक्वल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, डबल ए क्राइटेरिया, मान लो ये 2 एंगल इक्वल है, बी सी और इधर से बी, मतलब बी ई के इक्वल, सी एफ के इक्वल, मतलब बी जो एंगल है वो ई के इक्वल है और सी जो एंगल है वो एफ के इक्वल है। अगर 2 एंगल इक्वल है तब भी 2 ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। अब 2 एंगल इक्वल है तो तीसरे भी एंगल इक्वल होगा। तो ये ज़्यादा यूज नहीं होती है क्योंकि हमारा काम 2 में ही चल जाता है, समझ रहे हो, तो तीसरे की क्या जरूरत। लेकिन ठीक है, होता है क्राइटेरिया, समझ में आ गया? तो ये हमारे ट्राइंगल्स में काम आएंगे, आप नोट कर लो। नेक्स्ट हमारा आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सबसे पहले आता है डिस्टेंस फार्मूला। अब मेरे पास एक पॉइंट है x1 y1, एक पॉइंट है x2 y2, तो ए बी जो है डिस्टेंस फार्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फिर एक है सेक्शन फॉर्मूला कि अगर आपके पास 2 पॉइंट हैं और इसी 2 पॉइंट के बीच में कहीं पॉइंट है जो कि m रेशियो n में डिवाइड करता है इस लाइन को, तो p का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, बहुत सिंपल तरीका बता देता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई m x2 प्लस का n x1, देखो ये लिखा है नीचे m प्लस n, m y2 प्लस का n y1 अपॉन m प्लस n। आराम से फॉर्मूला याद हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है अगर मिड पॉइंट पे आ जाए, मतलब जस्ट बीच में आ जाए, तो इसको बोलते हैं मिड पॉइंट फार्मूला। फिर से 2 पॉइंट होंगे,
तो मिड पॉइंट फॉर्मूला हो जाता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2, खेल खत्म। ठीक है, फिर आता है एक ट्राइंगल है, अगर मुझे सेंट्रॉइड निकालना है। सेंट्रॉइड बेसिकली क्या होता है, सेंट्रॉइड बेसिकली होता है कि अगर एक ट्राइंगल एबीसी है, अगर मैं इससे मीडियन ड्रॉ कर दूं। अच्छा, मीडियन क्या होता है, फिर से एक नई चीज, कि इस वर्टेक्स से अगर इस लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट को ज्वाइन करूं, ये मिड पॉइंट है, तो इसी को बोलते हैं मीडियन। ऐसे इधर का मिड पॉइंट ले लिया, इसको ज्वाइन कर दिया, ये मीडियन। ऐसे इधर का मिड पॉइंट ले लिया, इसको ज्वाइन कर दिया, इधर मीडियन। तो जहां भी मीडियन इंटरसेक्ट करते हैं उसी को बोलते हैं सेंट्रॉइड। ठीक है, इसको मैंने कैपिटल जी से डिनोट करा है। तो पेपर में थ्योरी नहीं पूछेगा ना, ठीक पता होना चाहिए भैया होता क्या है। तो अगर ट्राइंगल एबीसी है तो इसका सेंट्रॉइड का फॉर्मूला हो जाता है, तीनों एक्स वर्टेक्स को ऐड कर दो 3 से डिवाइड, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 कॉमा, तीनों y कोऑर्डिनेट को ऐड कर दो 3 से डिवाइड कर दो, यानी y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। समझ में आ गया, नोट कर लो इसको भी, साइड से मैं साइड हो जा रहा हूं तो सारे फॉर्मूले आप एक साथ लिख पाओगे। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास सबसे पहले 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक, सेक, कॉट। ठीक है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब कुछ ट्रिक भी होती है, आपने सुना होगा, एक तो मैंने बनाया है। ठीक है, पापा बोले पढ़ लो, ठीक है, और बेटा बोलता है हाँ हाँ बाबूजी। ठीक है, पापा बोले पढ़ लो तो बेटा क्या कहता है, हाँ हाँ बाबूजी। एक और होगा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, इस तरीके से रहता है। ठीक है, बच्चे बड़ा इसमें मौज लेते हैं, जैसा भी है। तो एक तो ये भी है। ठीक है, तो यहां से क्या है, इससे क्या होता है, ये जो परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस, ये साइन थीटा है। ठीक है, ये क्या है, साइन थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस ये होता है कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस आपका बन जाता है टेन थीटा। तो ऐसे आप याद रख लेते हो कि अगर भूल जाओ तो ये ट्रिक यूज करके आप साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस कॉस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस टेन, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। पापा बोले पढ़ लो, बेटा बोला हाँ हाँ बाबूजी। ठीक है, जैसा आपको सही लगे। अच्छा, ये अगर 3 आपने लिख लिए तो इनके रेसिप्रोकल 3 है। क्या, साइन का रेसिप्रोकल है कॉसिक, तो यहां आ जाता है कॉसिक, यानी हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। देखो इसका उल्टा लिखा है, रेसिप्रोकल लिखा है, ये ऊपर हो गया, ये नीचे हो गया। कॉस का रेसिप्रोकल है सेक थीटा, तो ये हाइपोटेनियस ऊपर हो गया, बेस नीचे हो गया। कॉट किसका रेसिप्रोकल है, टेन का, तो ये उल्टा हो गया, पर बेस और परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है, मैं ट्रिक भी आपको बता दी। यहां आ जाएगा सेक और यहां आ जाएगा कॉट। ठीक है, अच्छा, कभी कभी क्या होता है, हमें बेस और परपेंडिकुलर में कंफ्यूजन हो जाती है ट्राइंगल में। ठीक है, क्योंकि हम नॉर्मली ये समझते हैं कि ये ट्राइंगल है, ये परपेंडिकुलर है। हमेशा ऐसा नहीं होता है, वो डिपेंड करता है आपका एंगल कहां है। अगर मेरा एंगल यहां है तो एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, 90 के सामने हाइपोटेनियस फिक्स होता है, तो जो बच गया वो बेस है। ठीक है, अब जैसे ये है, अब मेरा एंगल यहां पे है तो मेरा परपेंडिकुलर ये हो गया एंगल के सामने, तो आपको देखने में लग रहा होगा ये बेस है, लेकिन जब आप ये यूज करोगे तो आपका परपेंडिकुलर एक्चुअल में ए बी होगा, 90 के सामने हाइपोटेनियस, और जो बच गया वो क्या है, बेस है। तो ये देखना आ गया, कैसे देखते हैं, सिंपल है। अगर आप एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हो तो भैया एंगल के सामने, ठीक है, एंगल के सामने वाली जो साइड है वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा। अब क्या है, सब इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है कि भैया जो अभी मैंने बताया ना, कॉसिक थीटा जो है वो साइन का रेसिप्रोकल है, तो वही है, रेसिप्रोकल कर दिया। कॉसिक 1 अपॉन साइन है, सेक किसका था, कॉस का था, तो 1 अपॉन कॉस हो गया। कॉट किसका था, टेन का था, तो 1 अपॉन टेन हो गया। तो ये आ गए। और क्या है, टेन थीटा हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, और कॉट थीटा हमारा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। तो ये लिख लो आप। ठीक है, अब इसके बाद ये भाई इसको बनाने बड़ी मेहनत लगी। अब हमें ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो है ना, तो एंगल्स पे वैल्यू पता होनी चाहिए। कोई भी तुमसे पूछ ले कि साइन 30 डिग्री कितना होता है, तो 1/2, साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2। अब ये तो मैंने टेबल बना दी, आप नोट भी कर लो इसको, लेकिन कई बार क्या है तुम्हें कंफ्यूजन हो जाएगी पेपर में, तो उसकी ट्रिक भी बता देता हूं, जिससे पेपर में पहले से बना लेना। ठीक है, अगर क्वेश्चन ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री पे आ जाए सी वेस्ट, तो ट्रिक ये है, आप लिख लो देना, ऐसे लिख लेना, 0 पे 0 लिख देना, 0 1 2 3 4। ठीक है, हाँ, शर्त ये है कि आपको ये 0 1 2 3 4 आता हो, कि 1 के बाद 2 आता है। मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, इतना तो आता ही होगा।
तो 0 1 2 3 4 लिख लेना एंगल्स के ऊपर, फिर 4 से डिवाइड कर लेना, ठीक है, फिर 4 से डिवाइड कर लो और इनका कर दो स्क्वायर रूट, इनका कर दो स्क्वायर रूट, ठीक है। तो देखो 0/4 0 होता है, 0 का स्क्वायर रूट 0, तो साइन की तुम्हें सारी वैल्यूज मिल जाएंगी, ठीक है। 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2, तो देखो 1/2 आ गया। अच्छा ये 2 से कैंसिल हो रहा है, तो ये 1/2 आ गया ना रूट में, तो 1 का रूट 1 हो गया और 2 एक प्राइम नंबर है तो रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। ये रूट 3 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया तो रूट 3/2 हो गया, 4 से 4 कट गया, 1 आ गया, 1 का स्क्वायर रूट 1। समझ में आ गई बात, कितने अच्छी ट्रिक है, ठीक है। अच्छा अगर साइन आ गया तो कॉस में क्या करोगे, इस वाले रिजल्ट को रिवर्स करके लिख दो, यानी कि 1 इधर आ गया, रूट 3/2 इधर आ गया, 1/√2 बीच में, 1/2 इधर और 0 इधर, ये भी समझ में आ गया होगा। अब आ जाओ टेन थीटा, तो अभी मैंने बताया था टेन थीटा जो होता है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है ना। तो चलो साइन अपॉन कॉस कर लो, 0/1 0, इसको जब डिवाइड करोगे 2 से 2 कट गया 1/√3, ये पूरा सेम है, कट गया, डिवाइड होगा 1 आ गया, 2 से 2 कट गया, √3 बचा, और ये 1/0, 1/0 होता है अनडिफाइंड या इनफाइनाइट, तो नॉट डिफाइंड लिख दिया, ठीक है। अब इसी को रिवर्स करके लिख दोगे तो कॉट थीटा बन जाएगा, ठीक है। तो नॉट डिफाइंड, ये √3 आ गया, ये 1, ये 1/√3 और यहाँ पे 0 आ गया। चलो यहां तक हो गया। अब आ जाओ सेक थीटा, तो सेक थीटा मैंने क्या बताया था, ये 1/cos थीटा होता है, यानी cos थीटा का रेसिप्रोकल, तो 1 का रेसिप्रोकल तो भाई 1 रहेगा, √3/2 का रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा कर दो, 2 ऊपर पहुंचा तो √3 नीचे, देखो ये आ गया 1/√2, √2 ऊपर पहुंच गया नीचे 1, तो √2/1, वो तो √2 हो जाएगा ना, तो √2 आ गया, 1/2, तो 2 ऊपर पहुंच गया, 1 नीचे तो 2 आएगा, और ये अगर रेसिप्रोकल करोगे तो 1/0 हो जाएगा, और ये क्या है, नॉट डिफाइन है। और अगर सेक थीटा आ गया तो इसको रिवर्स करके लिख दोगे तो ये पूरा कॉसेक आ जाएगा। उम्मीद करता हूं ये टेबल बनाना सीख गए हो, खुद से एक बार बना के देख लेना इस ट्रिक से, तो सही रहेगा आपको। तो वीडियो के कमेंट सेक्शन बता देना कैसा लग रहा है वीडियो, ठीक है, फीडबैक जरूर बताना, अच्छा लगता है, पढ़ता हूं जब आपके कमेंट्स। फिर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पता हो 3, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और तीसरी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये हो गए 3 हमारे पास आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर। फिर आता है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर, इसमें सारा खेल ट्रिग्नोमेट्री का ही है। ट्रिग्नोमेट्री बहुत हार्ड लेवल की नहीं, सिंपल साइन कॉस निकालना आना चाहिए ट्राइंगल से, बस वही सब, ठीक है। बस बेसिक थोड़ा पता होना चाहिए कि अगर एक ट्राइंगल में, ट्राइंगल ना बोल के मैं ये बोलूं, अगर ये रोड है और आप यहाँ पे खड़े हो और आप ऊपर कुछ देख रहे हो, ये बिल्डिंग है मान लो, तो ये जो लाइन ऑफ साइट बना है इसका हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। अब उल्टी प्रोसेस, आप बिल्डिंग की छत पे खड़े हो और यहाँ पे कोई कार है, ठीक है, ये कार है सपोज, तो कार को देख रहे हो, तो ये ज्वाइन जो आपने करा और एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो बनाई, तो इसके बीच में जो एंगल है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है, ठीक है। तो ये 2 कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन, बाकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस से आपको इस चैप्टर में मिलेगा समझ में, ठीक है। सर्कल्स में 2 थ्योरम काम किए, जिसमें एक है कि रेडियस जो होता है इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, मतलब क्या, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ठीक है। एक ये रिजल्ट हमारे काम का है। और यहां पे क्या है, अगर एक सर्कल है और एक एक्सटर्नल पॉइंट है, तो एक्सटर्नल पॉइंट से जब टेंजेंट बनाते हैं तो दोनों टेंजेंट की लेंथ क्या होती है, इक्वल, तो यहां पे बोलेंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, तो ठीक है, दोनों लेंथ। तो पेपर में थ्योरम जब यूज करोगे तो इसी तरीके से लैंग्वेज लिखोगे, इसकी और इसकी इस तरीके से, तो ये 2 थ्योरम काम की रहती है इसमें। फिर नेक्स्ट आता है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, तो भाई सर्कल की बात कर लें पहले, तो सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है 2πr, अगर रेडियस r है, एरिया होता है πr², ठीक है। फिर अगर सर्कल है तो 2 रेडियस के बीच में जो एरिया होता है इसको बोलते हैं सेक्टर का एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर। इसका फॉर्मूला है θ/360 इंटू πr²। थीटा क्या है, जो ये 2 रेडियस के बीच का एंगल होगा थीटा, ठीक है।
तो ये थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। फिर क्या होता है, अगर एक कॉर्ड है और ये आर्क है, तो यहां पे क्या है, रेडियस और आर्क के बीच का एरिया है, तो ये सेक्टर है। लेकिन अगर एक कॉर्ड है और कॉर्ड और आर्क के बीच का जो एरिया है उसको बोलते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट। क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट कभी भी निकालोगे तो सेक्टर के एरिया से ट्राइंगल का एरिया माइनस करना है। अब आप चिल्लाओगे सर दिख ही नहीं रहा ट्राइंगल, अभी दिखा देते हैं। देखो अगर मैं सेंटर ले लूं और ये ज्वाइन कर दूं तो ये रेडियस हो गए, तो ये पूरा एरिया तो बन गया सेक्टर का एरिया। ये पूरा यहां से अगर ये ए बी है, ये इधर से पूरा एरिया देखूं तो क्या वो सेक्टर बन गया। ऊपर आपको इस कॉर्ड के एक ट्राइंगल दिख रहा है, तो ट्राइंगल का एरिया माइनस करोगे तभी तो ये एरिया मिलेगा। समझ रहे हो, देखो ये पूरा हो गया सेक्टर, ऐसे ये सेक्टर है पूरा। एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये जो कॉर्ड है तो ये ट्राइंगल है, तो इसको माइनस करोगे तभी तो ये पार्ट मिलेगा ना आपको। इसीलिए याद रखो, जब कॉर्ड और आर्क के बीच का एरिया निकालना हो उसको बोलते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट, और वो कैसे निकलता है, सेक्टर के एरिया से ट्राइंगल का एरिया माइनस करके। तो ये आप नोट करें। फिर नेक्स्ट आता है हमारा चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। देखो ये इतने सारे फॉर्मूले आपके लिए लिखे हैं, ठीक है। सबसे पहले क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में क्या होता है, एल होता है, बी होता है और हाइट एच होता है, ठीक है। तो लेटरल सरफेस एरिया, एल एस ए का मतलब है लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल क्या होता है, जैसे मैं इस रूम में हूं, आप भी किसी रूम में बैठे होंगे, तो ये जो चार दीवार आप देख रहे हो ना, इसी को बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। 4 वॉल्स का एरिया, कभी कभी ऐसा लिख के आ जाए एरिया ऑफ 4 वॉल्स, समझ जाना कि भैया ये लेटरल सरफेस एरिया। तो क्या होता है फॉर्मूला, 2h ब्रैकेट में l प्लस बी, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, 9 से हम यूज कर रहे हैं, और वॉल्यूम होता है एल बी एच, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया। क्यूब क्या है, जिसमें सारी साइड्स बराबर है, ठीक है। तो इसमें लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, भाई 4 दीवार हैं तो सबका स्क्वायर प्लेट होती है, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर। तो 4 है तो 4a स्क्वायर हो जाएगा, टोटल 6a स्क्वायर हो जाएगा। वॉल्यूम इसका a क्यूब होता है। सिलेंडर में, जैसे ये सिलेंडर है तो ये जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच। टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, देखो टोटल सरफेस, देखो ये कर्व सरफेस एरिया है, तो एक सर्किल इधर है और एक सर्किल इधर है। तो अगर मैं 2 पाई आर एच में 2 पाई आर स्क्वायर ऐड कर दूं, देखो ये कर्व सरफेस एरिया, सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर इधर, पाई आर स्क्वायर इधर, तो 2 पाई आर स्क्वायर आ गया। तो यहां पे अगर मैं 2 पाई आर कॉमन ले लूं तो ब्रैकेट में क्या आएगा, एच प्लस आर। तो बुक में ऐसा फॉर्मूला देखने को मिलता है, 2 पाई आर एच प्लस आर। लेकिन कॉन्सेप्ट याद रखो कि भैया 2 पाई आर एच प्लस का 2 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। और ये भी ध्यान रखो कि मान लो ग्लास है, तो हमें पता है ग्लास ऊपर से तो ओपन होता है, तो इसमें सरफेस एरिया कितना होगा, एक तो कर्व सरफेस एरिया होगा 2 पाई आर एच, प्लस नीचे हमारा बेस होगा पाई आर स्क्वायर। तो यहां पे एक नया फॉर्मूला बन गया। तो ये आपको कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा सरफेस एरिया में कि भैया कौन सा सरफेस दिया, ये तो नहीं है पता चले टोटल लिख दिया कहीं तुम ये लगा फिर रहे हो, ठीक है। देख लेना भैया ग्लास है तो ग्लास ऊपर से तो खुला होता है, तो कर्व सरफेस एरिया होगा, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि भाई कर्व सरफेस एरिया है कौन सा। तो ये पार्ट, ये बेस एरिया पाई आर स्क्वायर, इस तरीके से, ठीक है। चलो टोटल हो गया। वॉल्यूम इसका पाई आर स्क्वायर एच होता है। कोन में क्या होता है, इस ये रेडियस होता है, ये हाइट होता है, और ये जो एल आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट। क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट। तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो पाई आर एल होता है। कर्व मतलब जैसे जो बर्थडे कैप होती है ना हमारी इस तरीके से, तो जो इधर वाला पार्ट है ऐसा, इसी को बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल। टोटल में क्या होता है कि जो ये जोकर या बर्थडे कैप हमारी जो है, और नीचे एक सर्किल होता है, ध्यान से देखो, जिसमें हमारा ये सिर पूरा ऐसा हो जाता है ना, तो ये सर्किल रहता है ऐसा। तो अगर मैं पाई आर एल में पाई आर स्क्वायर अगर ऐड कर दूं तो पाई आर मिलेगा कॉमन, तो ब्रैकेट में आएगा एल प्लस आर। तो आप देख पा रहे हैं ये टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। वॉल्यूम का फॉर्मूला याद ऐसे रखना कि जो सिलेंडर का वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर एच, इसका 1/3 करना है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो गया। स्फीयर में रेडियस, अगर ये सर्कल नहीं है स्फीयर है, मतलब बॉल जैसे होता है ना, फुटबॉल है, क्रिकेट बॉल है, वैसा है, ठीक है। तो सरफेस एरिया है 4 पाई आर स्क्वायर, इसमें कर्व है उसका चक्कर नहीं है, और वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। हेमिस्फीयर है, मैंने बॉल को 20 से काट दिया, इसमें कर्व और टोटल का चक्कर होता है। कर्व का मतलब है ये पार्ट 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि यहां 4 पाई आर स्क्वायर था, हाफ कर दिया, ठीक है। टोटल में क्या होगा, ये पार्ट जो ऊपर आप देख रहे हो ना, ये भी ऐड हो जाएगा। तो ये एक सर्किल है,
तो 2 पाई आर स्क्वायर में एक और पाई आर स्क्वायर अगर मैं ऐड कर दूं तो क्या 3 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, और वॉल्यूम क्या है 2/3 पाई आर क्यूब, इसका हाफ कर दिया गया। हो गए सारे फॉर्मूले, इसको जरा नोट कर लीजिए भाई फटाफट, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा स्टेट चैप्टर है जिसमें हमें मीन, मीडियन, मॉड के फॉर्मूले पता होना चाहिए। तो मीन में हमारे पास 3 फॉर्मूले रहते हैं। पेपर में आप कोई भी एक मेथड यूज कर लेना, मैं फॉर्मूले आपको बता दे रहा हूं। अगर डायरेक्ट मेथड से आप क्वेश्चन करते हो तो एफ और एक्स का मल्टीप्लाई करना, फ्रीक्वेंसी के सम से डिवाइड कर देना। अगर आप एज्यूम मीन मेथड यूज करते हो तो जो अब मेथड आपने अगर सॉल्व कर रखा है तो वो जो मैंने बताया था वन शॉट वीडियोस हैं उसमें मैंने मीन वाले क्वेश्चन को तीनों मेथड से करवाया। अगर तुमने अभी तक नहीं करा तीनों मेथड से कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन तो मैंने वन शॉट में करवाया, आप देख लेना, ठीक है। तो एज्यूम मीन मेथड में ए जो होता है वो हमारी जो वैल्यू हमने एज्यूम की है वो उसका एफ डी से मल्टीप्लाई, फ्रीक्वेंसी का, नीचे फ्रीक्वेंसी का सम। इसमें सेम ही रहता है फॉर्मूला, बस डी की जगह यहाँ पे यू आता है। वो जब आप क्वेश्चन करोगे तभी समझ में आएगा ये यू क्या है, इंटू एच, तो ये फॉर्मूला है। अब ऐसी मॉड का फॉर्मूला है एल प्लस एफ वन माइनस एफ नॉट अपॉन 2f1 माइनस एफ नॉट माइनस f2 इंटू एच। अच्छा, इसमें f1 f2 क्या होते हैं, f1 हमारी जो होती है वो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी होती है, ठीक है। मतलब जब आपको टेबल दी जाएगी तो जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी होगी वो f1, और f1 मान लो यहां पे है तो इससे पहले जो होगा वो f0 हो जाएगा, उसके बाद जो होगा f2 होगा। तो ये डेटा इस तरीके से निकल आता है। मीडियन का फॉर्मूला है l प्लस n/2 माइनस CF अपॉन f इंटू एच। CF हमारा क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है। तो ये फॉर्मूले हैं बेसिकली। ये चैप्टर तो मैं बोलूंगा फॉर्मूले लिख लो, ठीक है, लेकिन जब आप क्वेश्चंस करोगे तब आपको ज्यादा रिकॉल होता है, तो ये चीज नोट कर लें, ठीक है। अब लास्ट चैप्टर हमारा प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी में भाई सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए प्रोबेबिलिटी होता क्या है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, ठीक है। मतलब बेसिक फॉर्मूला हमारा यही है। जैसे एक कॉइन है, कॉइन को टॉस करा तो हेड और टेल आता है, मैंने कहा हेड की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो हेड तो एक बार आता है तो फेवरेबल हो गया एक, टोटल यहाँ पे 2 है तो 1/2 होगी इसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी की जो रेंज है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करती है। 0 और 1 हो सकता है आंसर। 0 किसका होगा, इम्पॉसिबल इवेंट। जैसे मैं कहूं कि यहाँ पे बहुत सारी ब्लू बॉल्स रखी हैं और मैं कहूं रेड बॉल निकालो, निकाल ही नहीं पाओगे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0, तो वो इम्पॉसिबल इवेंट है। और जो श्योर इवेंट है, ठीक है, मतलब हो गई होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी। अच्छा, कभी इसकी प्रोबेबिलिटी की कॉम्प्लीमेंट निकालना हो कोई इवेंट का तो उसको बार से डिनोट कर देते हैं, या फिर मैं बोलूं ऐसा लिख के आ जाएगा P नॉट E, यानी कोई इवेंट आपको नहीं चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो वो 1 माइनस PE हो जाता है। इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी में 3 चीजें ऐसी जो हमें पता होना चाहिए, जिसके बारे में हमें पता हो, बाकी तो पेपर में जैसा दिया हो क्वेश्चन उससे हिसाब से हो जाता है। हमें कॉइन का बेसिक आइडिया होना चाहिए कि अगर एक कॉइन को टॉस करते हैं तो आउटकम्स क्या होते हैं, हेड और टेल। 2 कॉइन को टॉस करते हैं तो आउटकम्स क्या होते हैं, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। मतलब जैसे 2 कॉइन है, हेड हेड आ गया, या फिर इसमें हेड आ गया इसमें टेल आ गया, या उल्टा हो गया, या दोनों में टेल आ गया। तो इस तरीके से आउटकम्स होते हैं। अच्छा, वैसे 2 कॉइन तक ज्यादा आता है क्वेश्चन। अगर 3 कॉइन का आ जाए कि 3 कॉइन में आउटकम्स कितने हैं, तो बहुत से कंफ्यूज होते हैं कि सर 3 कॉइन का हम आउटकम कैसे लिखें। तो मैं आपको ट्रिक बता देता हूं कि आप क्या करना, जो ये 2 कॉइन के आउटकम्स है ना 4, इनको कॉपी करो। तो एच एच, एच टी, टी एच, टी टी, ये जो 4 आउटकम है लिख लिए मैंने। इनको एक बार और लिख लो, यानी एच एच, एच टी, टी एच, टी टी, एक बार और लिख लो। कॉपी तो कर लेते ना, वो तो तुम खुद करते हो, ठीक है। शुरुआत के जो 4 इनको हेड दे दो, शुरुआत के जो 4 आउटकम इनको हेड दे दो, और लास्ट के जो 4 आउटकम इनको टेल दे दो। बन गए तुम्हारे 8 आउटकम्स, और ये बन गए 3 कॉइन के आउटकम। उम्मीद करता हूँ बहुत मजा आया होगा इसको करने में। वीडियो लाइक कर दो अगर अभी तक नहीं करा, ठीक है। चलो, इसके बाद डाइस की बात करें, जो हम लूडो वगैरह खेलते हैं ना, तो डाइस में कितने आउटकम्स होते हैं एक डाइस में, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। लेकिन 2 डाइस को थ्रू कर दो तो क्या होगा, दोनों में 1 1 आ गया, तो 1,1, एक में 1 आया, एक में 2 आ गया, इसमें 1 आया, इसमें 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, तो 1 के सारे हो गए। फिर मान लो इस वाले डाइस में 2 आ गया, इसमें 1 2 3 4 5 6 आ गया, तो ऐसी 2 1 सारे आएंगे, 2 2 3 2 3, फिर ऐसी 3 1 3 2, 4 1 4 2, 5 1 5 2, 6 1। तो ये जो आउटकम्स होते हैं टोटल 36 आउटकम आते हैं यहाँ पे 2 डाइस के। टोटल जो आउटकम्स आते हैं, टोटल आउटकम्स वो कितने आ जाते हैं, 36, ठीक है।
आई बात समझ में? अच्छा, अब कार्ड्स के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। लास्ट है ये कार्ड्स। कार्ड्स खेलते हो? 52 कार्ड्स होते हैं, जिसमें 13 13 13 13 में ये 52 कार्ड्स डिवाइड होते हैं 4 पार्ट में, जिसमें 26 रेड कार्ड होते हैं, 26 ब्लैक कार्ड्स होते हैं। रेड वाले जो कार्ड्स होते हैं तो एक को बोलते हैं डायमंड, एक को बोलते हैं हार्ट, और अगर ब्लैक है तो एक को बोलते हैं स्पेड, एक को बोलते हैं क्लब, ठीक है। अब जो 13 कार्ड्स उनमें होता क्या है बेसिकली, उनमें नंबरिंग होती है 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 9 कार्ड्स ये होते हैं, बाकी 4 कार्ड थोड़े स्पेशल हैं, जैक क्वीन किंग एस। अगर कभी खेला होगा तो पता होगा जैक क्या होता है, क्वीन क्या होता है, किंग क्या होता है और एस क्या होता है। तो ये सारी चीज सब में रहती है इस तरीके से, सब में मतलब नंबरिंग रहती है 2 से लेके 10 तक, बाकी जैक क्वीन किंग एस, तो ये रहते 4 पार्ट में डिवाइड होता है। तो बेसिक चीजें पता लग गई। अगर कभी फेस कार्ड कोई पूछ ले भैया फेस कार्ड कौन सा है, तो फेस कार्ड होता है जैक क्वीन किंग, तो 3 इसमें है, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, तो टोटल फेस कार्ड कितने हो गए? टोटल फेस कार्ड हो गए 12। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है फेस कार्ड का। तो उम्मीद करता हूं आपने मेरे साथ साथ सारी चीज नोट भी कर ली हो, नहीं करी तो वीडियो फिर से देखो, अब एक बार नोट कर लो कॉपी पेन लेके। सही बता रहा हूं, पूरा तुम्हें 14 चैप्टर तुम्हारे फॉर्मूले रिवाइज हो गए। अब तुम जाके 1 शॉट वीडियो देखोगे, तुम्हें बहुत मजा आएगा करने में, फटाफट तुम लोग क्वेश्चन कर पाओगे, कॉन्सेप्ट तुम्हारा बहुत अच्छा बिल्ड हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये सारे चैप्टर जो मैंने बताए हैं आपको, सारे फॉर्मूला बहुत अच्छा लगा हो, ठीक है। फीडबैक आप बता देना कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तो अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।